वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। 41 मजदूर 15 दिन 60 मीटर की दूरी, फिर भी सैकड़ों मजबूरी। थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, इसलिए उसमें समय लग रहा है। जिंदगी की जंग जारी, करीब है जीत हमारी। We're having a lot of technical difficulties getting the auger out from the pipe. पीएम से लेकर सीएम तक सबकी है जिन पर नजर। ऑस्ट्रेलिया से आए एक्सपर्ट, अमेरिका से आई मशीन, फिर भी मुश्किल क्यों डगर? लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। पीएमओ मॉनिटरिंग कर रहा, विदेशी एक्सपर्ट अगुवाई कर रहे, मजदूरों के परिजन फिर क्यों डर रहे? भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाए। क्या लगा, दुख हो रहा था जब ये फंस गए थे? दुख हो रहा हमको। 40 दिन में तो चांद पर पहुंच गए थे, फिर 60 मीटर पहुंचने में 15 दिन क्यों लग गए? कटर्स का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। सिलक्यारा में सुरंग नहीं धंसी, उम्मीदें धंसी हैं। सुरंग में मजदूर नहीं फंसे, बल्कि फंसा है पूरा 4 धाम प्रोजेक्ट। रेस्क्यू से जुड़ी हर अपडेट पल पल बदल रही है और बदल रहे हैं जिम्मेदारों के बयान। सच क्या है, कितना वक्त लगेगा, हादसे के पीछे की कहानी क्या है और कब तक पूरा होगा 41 जिंदगियों का रेस्क्यू? पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे आज के व्यक्ति विशेष में। पंद्रह दिन 41 जिंदगी और 3 देशों की मदद, लेकिन नतीजा सिफर। ये कहानी उस रेस्क्यू ऑपरेशन की है जिसे सिलक्यारा में कई दिनों से लगातार चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष। आज के व्यक्ति विशेष में वो 41 मजदूरों की हम बात करेंगे जिनकी जिंदगी खतरे में है और लगातार वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दिवाली की रात जब देश रोशनी से पूरी तरह से जगमग था, तब ये मजदूर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सुरंग में जिंदगी दांव पर लेकर घुसे हुए थे और ठीक उसी वक्त हादसा होता है और तभी से ये मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। टनल हादसे की पूरी कहानी न्यूज 18 आपको आज व्यक्ति विशेष में बताएगा। साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि आखिर कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो आइए सबसे पहले टनल हादसे पर ताजा अपडेट आपको दिखाते हैं। आने वाले 12-14 घंटों में हम अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। कोई 40 दिन बता रहा है, कोई 6 से 7 दिन में रेस्क्यू पूरा होने का दावा कर रहा है। आधा महीने से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन मजदूरों और उनके परिवारों के हिस्से आया तो सिर्फ इंतजार। सुविधा है हर चीज़ का, सब लोग अंदर ठीक है। बातचीत करके आए हैं, उनसे पूछे कि कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो भी चाहिए खाने से लेके ब्रश से लेके जीवी से लेके टॉवल तक, कपड़े, हाँ कपड़े भी है, साबुन भी है, नहाने धोने का भी व्यवस्था। घबराहट में कोई नहीं है वहाँ पे। उनका कहना यह है कि जैसे मान के चलिए उतना दिन लग गया, वैसे एक आधे दिन से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम यही जता रहे हैं कि अब 1 ही घंटे में निकल जाए। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिलक्यारा बड़कोट टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर आने के लिए अब 6 से 7 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। रेस्क्यू टीम को कुल 60 मीटर जाना है। 25 नवंबर तक 47 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हुई थी।
जबकि 22 नवंबर को सबसे अधिक 1.8 मीटर ड्रिलिंग हुई थी। अब 13.2 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा करना बाकी है। बची हुई 12 से 13 मीटर की खुदाई अब हाथ से करने का प्लान है। हाथ से कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की कहानी है, लेकिन ऑगर मशीन के खराब होने से काम ठप पड़ गया। वर्टिकल ड्रिलिंग बैकअप प्लान था जो अब मुख्य प्लान में तब्दील हो गया है। एक और सॉल्यूशन उसमें किया गया कि जो ऑगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए, और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए, और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। ये आप लोगों को इसलिए है कि तारा डिटेल पता होगा तो यू विल अंडरस्टैंड, आप सभी समझ पाएंगे कि उसमें इतना समय क्यों लग रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत अब पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। ऊपर की तरफ से ड्रिलिंग करने पर करीब 90 मीटर तक खोदना होगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वर्टिकल ड्रिलिंग पहले से जारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से न सिर्फ खतरनाक है बल्कि धीमी भी है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में ड्रिलिंग का काम तेजी से होता है, वर्टिकल में ड्रिलिंग की रफ्तार स्लो हो जाती है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में रिस्क फैक्टर कम रहता है, जबकि वर्टिकल ड्रिलिंग में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में 47 मीटर खोदने में 3 दिन लगे, जबकि वर्टिकल ड्रिलिंग में 47 मीटर खोदने में 6 से 7 दिन लग सकते हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए ही मजदूरों को निकालने की तैयारी चल रही है। 305 मीटर की चेनेज के आसपास से एसजेवीएनएल ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है, और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। आधा महीने से अधिक का वक्त, लेकिन 14वें दिन का मंजर कोई भूल नहीं सकता। टनल साइट पर हर किसी के चेहरे पर निराशा और हताशा साफ झलक रही थी, तो दूसरी तरफ अंदर फंसे मजदूरों का सब्र टूट रहा था। वो तो माँ है, पिताजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो ज्यादा उत्सुकता होती है ना बात करने की। क्या उम्मीद है उन लोगों को बाहर निकलने को लेकर? उम्मीद तो है कि मतलब निकल जाएंगे। जब इतना पार हो गया 2 दिन और, हमने बोला कि जब इतना दिन इंतजार कर लिए हो तो और 1 दिन या 2 दिन, लेकिन निकलोगे सुरक्षित। आप भाई हैं, जब वो रेस्क्यू होकर बाहर निकलेंगे तो आपकी जो भावना है वो उफाल मारेगा। वो तो है, क्योंकि परिवार के हर लोग टकटकी लगाकर सब लोग इंतजार में हैं। इस रेस्क्यू में सबसे बड़ा संकट उस दिन आया था जब ऑगर मशीन का शाफ्ट टूटा। शाफ्ट टूटना एक सेटबैक साबित हुआ। शाफ्ट यानी मशीन का वो हिस्सा जो आगे लगे चट्टान काटने वाले ब्लेड्स को घुमाता है। ठीक इसी तरह 12 नवंबर की रात ऑगर मशीन के सामने लोहे की जाली, सरिया और ऐसी दूसरी मेटेलिक बॉडी आ गई थी जिससे मशीन के ब्लेड्स खराब हो गए थे और शाफ्ट फंस गया था। शाफ्ट निकालने के दौरान पावर ज्यादा लगा और ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पर सेटअप की गई थी वो टूट गया। 23 नवंबर का पूरा दिन ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म बनाने में बीता। फिर करीब 35 घंटे बाद मशीन का प्लेटफॉर्म बनाया गया और फंसे हुए शाफ्ट को निकालने की कोशिश हुई तो उसका 15 मीटर का हिस्सा ही बाहर निकला और 32 मीटर का पार्ट अंदर ही फंस गया। पाइप में ऑगर मशीन का जो शाफ्ट और ब्लेड्स फंसे हैं उन्हें काट कर बाहर निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है, और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं।
तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। ग्राउंड पर पीएम से लेकर सीएम तक की नजर है। दिल्ली में पीएमओ में वॉर रूम बनाया गया है। खुद मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं तो धामी उत्तरकाशी में ही कैंप कर रहे हैं। पूरा देश, दुनिया मजदूरों की सलामती की दुआ कर रही है, लेकिन ये रेस्क्यू किसी युद्ध से कम नहीं। युद्ध उस चट्टान के विरुद्ध जिसकी जद में कैद है 41 जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कई दिन से जारी है और इसमें क्या क्या अपडेट है वो तो हमने आपको बता दिया। चलिए अब आपको दिवाली की रात से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है वो भी बताते हैं और इसको आसानी से समझते हैं कि आखिर शुरुआत से लेकर अब तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या चीजें सामने आई हैं और क्या क्या देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं 12 नवंबर की। दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड होता है। निर्माणाधीन सिलक्यारा ददाल गांव सुरंग का एक हिस्सा अंदर ही ढह जाता है और इसके चलते वहां पर मजदूर अंदर फंस जाते हैं। फिर बात होती है 13 नवंबर की। ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से वहां पर संपर्क किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौके पर पहुंचते हैं और लगातार अफसरों से पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। बात आती है फिर 14 नवंबर की। 800 और 900 mm के स्टील पाइपों को वहां पर लाया जाता है और बर्मा मशीन की मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग की वहां पर शुरुआत की जाती है। आज 15 नवंबर की करते हैं तो पहली ड्रिलिंग मशीन नाकाम हो जाती है। NHIDCL ने अमेरिकी ऑगर मशीन को वहां पर मंगवाते हैं और दिल्ली से ऑगर मशीन एयरलिफ्ट की गई। 16 नवंबर की अगर बात करें तो ड्रिलिंग मशीन को असेंबल कर प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। ऑगर मशीन ने आधी रात के बाद से ही अपना काम करना शुरू कर दिया। 17 नवंबर दोपहर 1 बजे तक 24 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हुई। सुरंग में 4 MS पाइप डाले गए। सुरंग में बड़ी दरार के चलते ड्रिलिंग रुकी। अब बात 18 नवंबर की। पीएमओ के अफसरों ने पूरी तरह से कमान संभाल ली। 5 नए रेस्क्यू प्लान पर काम शुरू किया गया। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग का फैसला लिया गया। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे। NDRF, SDRF और BRO ने भी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में मोर्चा संभाल लिया। 20 नवंबर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की। मजदूरों तक 6 इंच चौड़ी लाइफलाइन पाइप पहुंची। मजदूरों तक भोजन, दवा पहुंचाना तभी से शुरू हुआ। ऑगर मशीन को चट्टान दिखने के बाद काम रुक गया और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए टनलिंग एक्सपर्ट भी मौके पर बुलाए गए। 21 नवंबर टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो तब सामने आया और सुरंग के बालकोट छोर पर 2 विस्फोट किए गए। सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल बोरिंग ऑपरेशन भी शुरू किया गया। बात 22 नवंबर की करें तो एम्बुलेंस को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया। 2.6 फीट चौड़ी स्टील पाइपों की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वहां पर शुरू की गई। मजदूरों से 12 मीटर दूर पर रेस्क्यू में बाधा उत्पन्न होती है और लोहे की सरिया रास्ते में आने से ड्रिलिंग का काम पूरी तरह से थम जाता है। बात 23 नवंबर की करें तो ड्रिलिंग 45 मीटर से 1.8 मीटर आगे बढ़ती है और 48 मीटर पर पहुंचकर ड्रिलिंग का काम रुक जाता है। 24 नवंबर को रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी नजदीक पहुंच जाती है। मजदूरों से 9 से 12 मीटर दूर तक ड्रिलिंग पूरी होती है। 25 नवंबर को सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग होती है, जिस हाई लेवल मीटिंग में कई फैसले लिए जाते हैं। एनडीएमए ने रेस्क्यू में देरी की बात कही और करीब 40 दिन में रेस्क्यू पूरा होने का दावा किया गया। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू की कमांड अब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क के हाथों में है। अर्नोल्ड डिस्क एक बैरिस्टर और वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अंडरग्राउंड में महारत हासिल कर रखी है। Absolutely. Yeah, we're going to rescue these men. When I arrived here, I said there's 41 men coming home and there's no one else going to be hurt, and that's the mission. And everyone here from all the government agencies, that's what they're working on. And I am absolutely convinced, and all the agencies are here, they're working closely together and the mission is clear.
ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले अर्नोल्ड डिस्क दुनिया भर में कई परियोजनाओं के लिए विवाद नियंत्रण बोर्ड और टेंडर इवोल्यूशन पैनल पर नियुक्तियां करते हैं, लेकिन जब जब ऐसी मुसीबत दुनिया पर आती है तो अर्नोल्ड डिस्क वहां सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। अब सिलक्यारा में वो रेस्क्यू ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे हैं। टनल की संरचना की बात करें तो ये कुल 4.5 किलोमीटर लंबी है, जबकि 14 मीटर चौड़ी सिलक्यारा की तरफ से 2.5 किलोमीटर तक टनल बनी है, जबकि इसी छोर के करीब 60 मीटर अंदर टनल में मलबा गिरा था, जहां मजदूर फंसे हैं। अब 6-6 मीटर की पाइप मजदूरों तक पहुंचाई गई है और इस मिशन की अब तक की कामयाबी में बड़ा हाथ अर्नोल्ड डिस्क का बताया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अर्नोल्ड डिस्क को भारत क्यों आना पड़ा? आखिर ये टनल हादसे का शिकार ही क्यों हुआ? इसका जवाब छिपा है हिमालयन रेंज की जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन पर। विकास के साथ विनाश मुफ्त आता है। कुछ के परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं तो कुछ मामलों में नतीजे दशकों बाद सामने आते हैं। जहां तक हिमालय रेंज में बेतहाशा विकास की है तो उसके दुष्परिणाम का ताजा उदाहरण सिलक्यारा टनल। हालांकि अतीत में केदारनाथ त्रासदी, कर्णप्रयाग आपदा जैसी कई घटनाएं हैं जो बताती हैं कि पहाड़ पर बर्बादी की बुनियाद विकास की नींव पर रखी जा रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारें सड़क बनाते समय इस बात पर गौर नहीं करती कि उन्हें यहाँ की जमीन, जंगल और पहाड़ी क्षेत्र इसके लिए अनुकूल है कि नहीं। बस हादसे होते रहते हैं और सरकारों के विकास कार्य चलते रहते हैं। नतीजन देखने को मिलता है सिलक्यारा जैसे हादसे। प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें साइंटिफिकली एनालिसिस किया जाता है, डीपीआर बनाई जाती हैं और उसको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं कि ये चीज़ हम लोग बनाएंगे तो इसमें एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें पेड़ पौधों में क्या फ़र्क पड़ेगा, या जो जंगल है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, या पूरे इकोसिस्टम में उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा। तो अब साइंटिफिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं कि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए या इस तरीके से ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जो सिलक्यारा टनल हादसे का शिकार हुई और जहां 41 जिंदगियां खतरे में फंसी हैं। उत्तरकाशी में सुरंग के बन जाने से यमुनोत्री जाने वालों का रास्ता सुगम हो जाएगा। 4.5 किलोमीटर इस लंबी सुरंग के बनने से 26 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा, जबकि करीब 2.5 घंटे का वक्त भी बचेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिमालय के कच्चे पहाड़ों में सुरंग बनाना सही है? क्या हम विकास के नाम पर पहाड़ों को नष्ट नहीं कर रहे? इसी सोच का नतीजा है उत्तरकाशी की सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूर अब जिंदगी की आस खो रहे हैं। तो उसके हम लोग इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, तो साइंटिफिकली उसको एनालिसिस किया जाता है क्या ये बनाने से मिनिमम इम्पैक्ट होगा। और रेप्लिका, जैसे कि बहुत सारा फॉरेस्ट कवर उसमें जाता है, तो उसमें एक्सपर्ट कहते हैं कि हम लोग एक रेप्लिका प्लांटेशन करें इस एरिया में। अगर वो सबमर्ज हो रहा है फॉरेस्ट तो दूसरी जगह लगाया जा सके, जिससे कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस हो पाए। उत्तरकाशी में 1991 के भूकंप ने ऐसी त्रासदी बरपी थी कि उससे उबरना मुश्किल था। इसी तरह जून 2013 के केदारनाथ हादसे से भी कोई सबब नहीं लिया गया। फरवरी 2021 में विष्णुप्रयाग के पास एक टनल में गंगा नदी का मलबा आ गया था। इस हादसे में फंसे ना तो मजदूर निकाले जा सके थे, ना ही सुरंग को बचाया जा सका था। कुछ ही समय बाद धौली गंगा रुष्ट हो गई और उन्होंने भारी विनाश कर दिया था। ऐसा ही हादसा तपोवन विष्णुघाट में हुआ था, जब धौली गंगा के रौद्र रूप ने पावर प्लांट को तहस नहस कर दिया था, जबकि टनल में मौजूद करीब 150 लोगों का आज तक पता न चला। आईटीबीपी एनडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाया, लेकिन सिर्फ 40 लाशें ही मिल पाई। यानी इतिहास इस विकास के साथ खड़ा नहीं है, बल्कि इतिहास हमसे चीख चीख कर सबक लेने को कह रहा है। जहां तक सिलक्यारा में हादसे का सवाल है, तो इसको लेकर एक्सपर्ट्स की एक ही राय है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सिलक्यारा में हादसा पहाड़ी की संरचना की वजह से हुआ है, क्योंकि हिमालयन रेंज में मौजूद ये इलाका चूना, पत्थर और नरम चट्टानों से बना है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इलाके की संरचना ही हादसे का प्रमुख कारण नहीं होगी। मोस्टली लाइमस्टोन, नागतात, क्वार्ट्जाइट और बहुत सारी चीज़ें हैं, डेंस फॉरेस्ट है, तो उसमें अगर आप टनलिंग कर रहे हो तो उसका प्रॉपर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो डीपीआर बनती है, आपने अभी देखा होगा जो सिलक्यारा उत्तरकाशी में अभी जो ट्रेजेडी हुई है, उसके पीछे जो रीज़न है, प्रॉब्ली जो रीज़न है, जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं 2 दशकों से
लैंडस्लाइड और जो ये जोलॉजिकल है उसमें मैं काम कर रहा हूँ डिजास्टर में। तो उसकी जो DPR बनती है उसमें प्रॉपर वे में पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है कि कहाँ पे हार्ड रॉक है, कौन सा लिथोलॉजिकल, कौन सी रॉक्स है, कौन सी हार्ड रॉक है, कौन सी सॉफ्ट रॉक है। उत्तराखंड में बेतहाशा विकास के पीछे तर्क दिया जाता है कि अब अच्छी सड़कें होंगी तब यात्री आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कमाई के चक्कर में जिम्मेदार भूल जाते हैं कि ऐसे तो सारी डाइवर्सिटी नष्ट हो जाएगी। आज हादसे के पीछे पहाड़ों की बनावट, चूना पत्थर और मिट्टी का बहाना दिया जाता है, लेकिन तर्क देने वाले ये भूल जाते हैं कि लाखों सालों से ये पहाड़ ऐसे ही खड़े हैं, वो भी बारिश, तूफान और क्लाउड ब्लास्ट को झेलते हैं। फिर अचानक कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि पहाड़ धड़कने लगे, लैंडस्लाइड से जाने लगी? इसका जवाब है प्राकृतिक संतुलन से छेड़छाड़। जैसे जैसे पहाड़ों का व्यापारिक लाभ के लिए दोहन शुरू हुआ है, वैसे वैसे पहाड़ों पर भी खतरा बढ़ने लगा है और इस खतरे को समझना बेहद जरूरी है। पिछले 1 दशक में 3 बड़ी घटनाएं, केदारनाथ, फिर रैणी और अब सिलक्यारा टनल, ये दर्शाने के लिए काफी है कि पहाड़ों पर कितना बड़ा खतरा है। इस खतरे को आपको समझना होगा, वरना आने वाले दशक उत्तराखंड के लिए बहुत खतरे से भरे होंगे।